हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। मैं आपका कपिल शर्मा। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है। अब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी के अनुसार हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन को। मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं, राइट। तो आइए हम देख लेते हैं होता क्या है इसके अंदर। तो मैं यह आपके लिए मसल का एक सेक्शनल व्यू बनाने जा रहा हूँ। मसल जो होती है वो दिखाई कैसे देती है, उसके अंदर क्या मिलता है, राइट। तो उसको हम डिटेल में देखते हैं। आइए, तो यहाँ पे देखिएगा, मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये लीजिएगा, ओके। अब ध्यान से सुनिएगा। मसल जो होती है, मसल के सबसे बाहर की तरफ एक वाइट फाइब्रस लेयर होती है। उस वाइट फाइब्रस लेयर का नाम क्या होता है वो हम बात की बात है। लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मसल जो होती है, मसल के सबसे बाहर की तरफ, ये जो लेयर मैंने बनाई है, इस लेयर के बाहर की तरफ एक वाइट फाइब्रस लेयर होती है, जिसको हम किसी और कलर से शो करेंगे, क्योंकि वाइट कलर बनाना हमारे लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखिएगा, मैं इसको इस कलर से बनाने जा रहा हूँ। मसल के बाहर की तरफ हमें एक लेयर दिखाई देती है। थोड़ा मैं इसको अच्छे से बना रहा हूँ ताकि आपको दिखे, क्लियर व्यू हो पाए आप इसका। मसल के बाहर की तरफ एक लेयर मिलती है बच्चों। इस लेयर को बोलती है कि ये लेयर जो व्हाइट कलर की होती है, व्हाइट फाइब्रस लेयर होती है, राइट। मसल के बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है, जो दो मसल को एक दूसरे से अलग करने का काम करती है, प्यारे दोस्तों। साथ ही मसल के अगर अंदर हम देखते हैं, ध्यान सुनना, अगर मसल के अंदर हम देखते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बच्चों अंदर देखने को मिलती है। इस प्रकार की हमें स्ट्रक्चर अंदर देखने को मिल रही है। मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो इसने कहा मेरा नाम है फेसिकल्स। तो मसल, मसल क्या होती है? मसल इज ए बंडल ऑफ फेसिकल, ओके। तो मसल जो है, मसल क्या है बच्चों? हम बोल सकते हैं कि जो मसल है, आपकी मसल जो है, मसल को हम क्या बोल सकते हैं? मसल इज ए बंडल, बंडल ऑफ फेसिकल। मसल इज ए बंडल ऑफ फेसिकल्स, वेरी गुड। अब मैंने कहा कि यार ये जो व्हाइट फाइब्रस लेयर आपको दिखाई दे रही है ना मसल के चारों तरफ, ये व्हाइट फाइब्रस लेयर जो होती है, ये सेम टू सेम ये लेयर इन फेसिकल्स के अराउंड भी प्रेजेंट होती है और इन फेसिकल्स को एक दूसरे से अलग करने का काम करती है, ओके। तो हम इसको बना देते हैं। ये देखिएगा, हम यहाँ पर इस लेयर को ड्रॉ करने जा रहे हैं। ये देखिएगा, मैंने यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ मैं। ये देखिए, इस फेसिकल्स के अराउंड भी ये लेयर प्रेजेंट होती है। फेसिकल्स के अराउंड भी लेयर प्रेजेंट होती है, सभी फेसिकल्स के अराउंड प्रेजेंट होती है, जो इन फेसिकल्स को एक दूसरे से अलग करने का काम करती है। प्यारे दोस्तों, ये देखिए, इन फेसिकल्स को एक दूसरे से अलग करने का काम कर रही है ये, ओके। तो इसको हम क्या कहते हैं? हम इसके बारे में यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो, ये क्या चीज़ है? ये है बच्चों वाइट फाइब्रस लेयर। आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, आई थिंक दिखाई ना दे रहा होगा येलो कलर व्हाइट के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा सुने आप, इस चीज़ को लिख ले। व्हाइट फाइब्रस लेयर है, और प्यारे बच्चों, इस व्हाइट फाइब्रस लेयर जो फेसिकल्स के अराउंड और मसल्स के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, इसका नाम क्या होता है? तो बच्चों इसको बोलते हैं फेसिया। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है फेसिया। चलो जी, मेरे प्यारे बच्चों को फेसिया के बारे में पता लग चुका है, और मेरे प्यारे बच्चों को मसल के बारे में पता लग चुका है कि मसल क्या होती है। मसल इज ए बंडल ऑफ फेसिकल्स, राइट। अब किसी प्यारे बच्चे ने कहा, सर ये जो फेसिकल्स है, इस फेसिकल को थोड़ा बड़ा करके बताइए ना कि इसके अंदर क्या मिलता है। आइए देखते हैं। तो जब मैंने फेसिकल्स को थोड़ा बड़ा किया, जब मैंने फेसिकल्स को बड़ा किया, तो मैंने पाया जो फेसिकल्स होता है ना प्यारे बच्चों, इन फेसिकल्स के अंदर हमें कुछ फाइबर्स दिखाई देते हैं, मसल्स के फाइबर दिखाई देते हैं। देखो, इस प्रकार से हमें इस फेसिकल्स के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, ये हमें स्ट्रक्चर यहाँ अंदर देखने को मिलती है। मैंने पूछा आपका नाम क्या है? इसने कहा सर मैं मसल फाइबर हूँ। क्या नाम बताया इसने अपना? सर मैं मसल फाइबर हूँ। अपना नाम क्या बताया? मसल फाइबर। चलो जी, ठीक है, ओके। तो आप एक बात कह सकते हैं क्या कि फेसिकल क्या होता है? चलो जी, आपको ये तो पता लग गया ना कि भाई मसल क्या होती है? बंडल ऑफ फेसिकल्स। क्योंकि हमने इनको क्या कहा है बताओ? इस स्ट्रक्चर का नाम हमने क्या कहा है? इसको हमने कहा है फेसिकल। फेसिकल्स हमने इसको कहा है, ओके। चलो जी, तो मैं फेसिकल्स को कुछ बोल सकता हूँ क्या कि फेसिकल्स क्या होते हैं? तो बिल्कुल बोल सकते हो सर, फेसिकल्स इज ए बंडल ऑफ मसल फाइबर। वेरी गुड। तो हम फेसिकल्स को क्या बोल सकते हैं? फेसिकल जो होती है, बंडल, बंडल ऑफ क्या?
बंडल ऑफ मसल फाइबर, राइट। वैसे के लीजिए बंडल ऑफ मसल फाइबर। चलो जी, यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो चुकी है। अब एक प्यारे बच्चे ने मुझे कहा कि सर मसल फाइबर जो होती है, मसल सेल जो होती है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके बताइए ना आप, क्या होती है। तो ध्यान सुना, एक बात इसको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। इसको मसल फाइबर को ही हम मसल सेल कहते हैं, कंफ्यूज मत हो ना, इसी को मसल सेल कहते हैं। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ओके, कैसे होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। याद रखना इस चीज को, क्योंकि मायोब्लास्ट कोशिकाओं के ग्रुपिंग से बनती है। मायोब्लास्ट सेल्स जो होती है उनकी ग्रुपिंग से बनती है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी, सीधी सी बात है। तो मसल फाइबर जो होती है, अब इसको हम बड़ा करके देखते हैं, राइट। अब मैंने मसल फाइबर को जब बड़ा किया तो यहाँ देखते हैं हमने क्या पाया। देखो, इसको हम यहाँ बनाते हैं। जब मैंने मसल फाइबर को बड़ा किया, ये देखिए प्यारे दोस्तों, तो मैंने कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर यहाँ पर पाई। चलो ठीक है, थोड़ा सा हम इसको लाइट को ऑन कर देते हैं। तो जब मैंने मसल फाइबर को बड़ा किया तो मैंने कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर यहाँ पाई। क्या पाई देखते हैं। मैंने एक तो सबसे अंदर की तरफ लेयरिंग देखी, सबसे अंदर की तरफ मैंने एक लेयरिंग देखी इस प्रकार से, ओके। और मैंने यहाँ पर कुछ लिक्विड भरा हुआ था, उस वो लिक्विड को देखा। तो मैंने पूछा यार ये जो लेयरिंग है अंदर की तरफ, ये अंदर जो लेयर है मसल फाइबर के, किसकी लेयर है भाई ये। तो इस लेयर को बोलते हैं सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं इसको? सार्कोलेमा। और इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, इसको बोलते हैं क्या? सार्कोप्लाज्म। आपने सुना है ना इसका नाम, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म। ओके, तो याद रखना इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों। इसका नाम हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये क्या बताओ? सार्कोलेमा। चलो जी, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? यह है सार्कोप्लाज्म। चलो ठीक है। अच्छा, साथ ही यहाँ पर कुछ प्रोटीन के फाइबर होते हैं, वो फ्लोटिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर कुछ प्रोटीन के फाइबर होते हैं जो फ्लोटिंग कर रहे होते हैं यहाँ पर अंदर की तरफ। इस प्रकार से प्रोटीन के यहाँ पर फाइबर्स होते हैं। साथ ही इन प्रोटीन के फाइबर्स को क्या कहते हैं बच्चों? इन्हीं को तो बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। याद रखना, मायोफाइब्रिल्स क्या होते हैं? प्रोटीन के फाइबर होते हैं जो मसल फाइबर है, मसल सेल्स के अंदर फ्लोटिंग कर रहे होते हैं, राइट। कहाँ फ्लोट कर रहे होते हैं? सार्कोप्लाज्म के अंदर। तो ये बताइए क्या है, इसको हम कहाँ लिखे? जगह है हमारे पास? बिल्कुल भी जगह नहीं है, लेकिन आपको यहाँ बता सकते हैं हम। इनका नाम होता है मायोफाइब्रिल। हमारा काम हो गया, राइट। अब ये मायोफाइब्रिल है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है। ओके जी, लो इसको यहाँ बड़ा कर लेते हैं हम। तो जब हमने मायोफाइब्रिल को बड़ा करके देखा तो बच्चों हमने पाया कि मायोफाइब्रिल के अंदर एक लाइन प्रेजेंट है। मायोफाइब्रिल के अंदर एक लाइन प्रेजेंट है, और उस लाइन के अंदर हमें बहुत सारे बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। देखो इस प्रकार से मैं बैंड बना के दिखाता हूँ आपको मेरे बच्चों। यहाँ पे हमें यहाँ पर बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। देखो ये देखो, हमें यहाँ पर इस प्रकार से बैंड दिखाई दे रहे हैं प्यारे बच्चों, ओके। और बीच में भी हमें यहाँ पर बैंड दिखाई दे रहा है। ये लो जी, ये लो जी, ऐसे बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। मैंने पूछा ये किसकी बैंड्स है और ये लाइन क्या है? तो भाई ये जो लाइन है, इस लाइन को तो बोलते हैं जेड लाइन। और ये जो बैंड्स हमें दिखाई दे रहा है, ये एक्टिन और मायोसिन की बैंड्स हैं। किसकी बैंड है? एक्टिन और मायोसिन। आपको पढ़ाएंगे आगे जाके क्या होता है एक्टिन, क्या होता है मायोसिन, लेकिन क्या है बताइए? ये है एक्टिन एंड मायोसिन की बैंड। तो ये प्यारे बच्चों हमने जो बनाई है ना, कलर थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि आप भी जानते हो काफ़ी सारे कलर्स हैं और मैं फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत गलती मुझसे हो सकती है, राइट। तो यहाँ पर ये जो आपको बैंड्स दिखाई दे रही है, ये बताओ क्या है? यहाँ एक तो है एक्टिन फिलामेंट और एक क्या है बताओ? एक है प्यारे बच्चों मायोसिन फिलामेंट। मायोसिन फिलामेंट। तो मेरे दोस्तों को एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि सर यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट देखने को मिल रहे हैं। कहाँ पर बच्चों? हमारे जो ये जो स्ट्रक्चर है मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल के अंदर। चलो जी, यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब हम एक्टिन फिलामेंट को पढ़ेंगे, मायोसिन फिलामेंट को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो चुकी है ना। चलो जी, अब इसकी कुछ लेबलिंग बाकी रह गई है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए कौन कौन से लेबलिंग बाकी रह गई। देखो, एक तो हम इसको बोलेंगे ये क्या चीज़ है। देखो, कवरिंग ऑफ मसल। मसल की जो कवरिंग होती है ना, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, कवरिंग ऑफ मसल। बच्चों मसल की कवरिंग जो होती है, मसल की कवरिंग को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एपीमाइसियम। एपीमाइसियम। एपीमाइसियम इज ए कवरिंग ऑफ मसल, ओके। इसी प्रकार से
फेसिकल की भी तो कवरिंग होगी यार। यहाँ पर देखो आप इसको हम बनाए नहीं लेकिन बना लेते हैं, हम इसको बना लेते हैं, ये लो जी हम इसको बना लेते हैं। यहाँ पर देखो इन फेसिकल्स के अराउंड हमें कवरिंग दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर ऐसे कवरिंग तो होगी ना, होगी कि नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी कवरिंग। देखो इस प्रकार से कवरिंग होगी यहाँ पे, राइट। तो कवरिंग ऑफ फेसिकल्स, फेसिकल्स की जो कवरिंग होती है बच्चों, इसको क्या कहते हैं? फेसिकल्स की जो कवरिंग होती है प्यारे बच्चों, इस फेसिकल्स की कवरिंग का नाम आपसे पूछ ले तो कहाँ लिखो इसको? इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, कवरिंग ऑफ फेसिकल, COF बोल रहा हूँ डायरेक्टली मैं, नाम याद रखो, पेरीमाइसियम बोलते हैं इसको, पेरीमाइसियम। बच्चों क्या बोलते हैं? पेरीमाइसियम, राइट। एपिमाइसियम, पेरीमाइसियम। एक प्यारो बच्चों एक और कवरिंग होती है, किसकी? मसल फाइबर की कवरिंग जो होती है ना, मसल फाइबर की कवरिंग को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो यहाँ देखो, लिख लो इसको, कवरिंग ऑफ मसल फाइबर, ठीक है, MF। समझ गए बच्चों? समझ जाना यार, है ना, शॉर्ट लिख रहा हूँ थोड़ा लेकिन समझ जाना। तो कवरिंग ऑफ MF, मसल फाइबर की कवरिंग को क्या बोलते हैं? एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम। तो हमारे पास में एपिमाइसियम, कवरिंग ऑफ मसल, पेरीमाइसियम, कवरिंग ऑफ किसकी कवरिंग? फेसिकल्स की कवरिंग, और हमारी एंडोमाइसियम, कवरिंग ऑफ मसल फाइबर। तीनों कवरिंग आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आपको फेसिकल्स और फेसिया में डिफरेंस पता होना चाहिए। फेसिकल्स क्या होता है? अरे मसल्स जो होती है, मसल्स के अंदर फेसिकल्स मिलते हैं। फेसिकल्स क्या होते हैं? बंडल, मसल्स जो होते हैं, मसल्स क्या होते हैं? बंडल ऑफ फेसिकल्स जैसे मसल्स। और फेसिया क्या होता है? फेसिया जो होता है फेसिकल्स को अलग अलग करने का काम करता है, मसल्स को अलग अलग करने का काम करते हैं, राइट। वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। यहां तक की कहानी हमें समझ में आ रही है, राइट। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास में यहाँ पर मायोफाइब्रिल आया है, तो हमें मायोफाइब्रिल के बारे में पता होना चाहिए ना। तो हम एक टॉपिक डालते हैं, हेडिंग हमारी क्या रहेगी बताओ? हेडिंग हमारी रहेगी, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं हम, ये लो जी, स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल की स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देती है, इसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है जी। तो मायोफाइब्रिल की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो ध्यान से देखना। मायोफाइब्रिल के स्ट्रक्चर को हम एक बार डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, फिर हम इसको एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो भी देख लेंगे। तो यहाँ देखिएगा, मायोफाइब्रिल के स्ट्रक्चर के अंदर हमें सबसे पहले इस प्रकार से यहाँ पर एक बैंड दिखाई देती है, एक और बना देते हैं, और बना देते हैं, ये लो जी। और हमें यहाँ पर भी बैंड्स मिलती है, ये लो जी, ये लो, ये लीजिए जी, और यहाँ पर भी हमें बैंड्स दिखाई दे रही है। ओके, राइट। मेरे प्यारे दोस्त देख पा रहे हैं इस बैंड को? वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों चलो एक और बना देते हैं, ये लीजिएगा, और यहाँ पर हमने ये कवर कर दिया, यहाँ पर ये लाइट बैंड बना दी हमने, और एक हमने बना दी क्या? डार्क बैंड। तो ध्यान सुनना, स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल में हमें दो बैंड दिखाई देती है, एक तो लाइट बैंड होती है, थिन बैंड, पतली बैंड। भाई हमने इस चीज को पता करना है, एक तो पतली बैंड होती है, एक मोटी बैंड होती है। जो पतली बैंड होती है ना बच्चों, जो थिन होती है वो एक्टिन फिलामेंट है, और जो मोटी बैंड है वो मायोसिन फिलामेंट है। ध्यान सुनना, यहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं इसको, ये लीजिएगा, हम इसको यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं। ये बताइए क्या है? ये थिन है, और ये कैसा फिलामेंट है? थिक। ये थिक फिलामेंट है, फिलामेंट, ओके, फिलामेंट, ठीक है जी। तो थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट पता लग गया। तो आप में से मुझे देख के बताइएगा कि यहाँ पर कौन सी मायोसिन बैंड एक्टिन फिलामेंट है, कौन सा मायोसिन फिलामेंट है। तो ये जो आपको पतला दिखाई दे रहा है एक्टिन फिलामेंट है, और जो मोटा वाला है वो मायोसिन फिलामेंट है। वेरी गुड। अब ध्यान सुनना, जो एक्टिन फिलामेंट होता है इसके बिल्कुल बीचों बीच से, एक्टिन फिलामेंट के बिल्कुल बीचों बीच से मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान सुनना, एक्टिन फिलामेंट के बिल्कुल बीचों बीच से जेड लाइन होते हुए गुजरती है, चीरती फाड़ती हुई गुजरती है। इसको कहाँ से? देखो यहाँ से हम इसको बनाते हैं कुछ इस प्रकार। देखो एक्टिन फिलामेंट के बिल्कुल बीचों बीच से यहाँ से हमें जेड लाइन होते हुए गुजरती है। ये लो जी, हमने जेड लाइन गुजार दी। ये लो जी, इधर भी हम थोड़ा जेड लाइन को गुजार देते हैं। ये लो जी, राइट। तो एक्टिन फिलामेंट के बिल्कुल बीचों बीच से कौन सी लाइन गुजरती है? जेड लाइन गुजरती है। ये बताओ कौन सी लाइन है? हम इसको लिख देते हैं, ये है सर जेड लाइन। ये तो हमें पता लग गया, ओके जी। और मेरे प्यारे बच्चे, आप इस चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि दो जेड लाइन जो होती है ना,
दो जेड लाइन के बीच का जो स्पेस होता है, दो जेड लाइन के बीच का जो स्पेस होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे मित्रों, इसको बोलते हैं क्या? सार्कोमियर। ओके। और प्यारे दोस्तों, सार्कोमियर के बारे में तो बहुत ही बेहतरीन बात बोली गई है। सार्कोमियर होता क्या है? सार्कोमियर इज ए स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ ए मसल। मसल के स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं हम? सार्कोमियर बोलते हैं। प्यारे दोस्तों, इस चीज को दिमाग में बसा लेना। यूनिट ऑफ मसल फाइबर क्या है? सार्कोमियर है। यूनिट ऑफ मसल फाइबर सार्कोमियर, स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट सार्कोमियर। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। सार्कोमियर होता क्या है और अच्छे से आगे देखेंगे। इतना आपको पता लग गया, जेड लाइन पता लग गया, एक्टिन फिलामेंट पता लग गया, मायोसिन फिलामेंट पता लग गया। और बातें ध्यान से सुनो, आप ध्यान से देखो। देखो ये पूरी बैंड क्या है? ये पूरी बताओ, ये पूरी किसकी बैंड है? ये पूरी आई बैंड है कि नहीं है? ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये क्या है बताओ? ये है ए बैंड। चलो जी, आई बैंड बोले तो एक्टिन फिलामेंट, ए बैंड बोले तो मायोसिन फिलामेंट। अब ध्यान से सुनना। अब बताइए, जेड लाइन एक्टिन फिलामेंट के बिल्कुल बीचों बीच से, आई बैंड के बिल्कुल बीचों बीच से होते हुए गुजरती है, तो आप मुझे एक बात कह सकते हैं कि सर, अगर मैं इस वाले हिस्से को बोलता हूं, ये पूरा आई है, तो ये क्या हो गया? I/2। ये क्या हो गया? I/2। और ये ए बैंड है ही, तो सार्कोमियर का एक फॉर्मूला हो सकता है क्या? सार्कोमियर को हम एक चीज बोल सकते हैं क्या? सार्कोमियर बराबर क्या होता है? हाफ आई बैंड प्लस ए बैंड बच्चों, प्लस हाफ आई बैंड। मेरे प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं हुई इसको समझने में? हाँ, किसी को दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं होनी चाहिए दोस्तों, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान है, राइट। अब आगे चलते हैं। अब हमने आई बैंड के बारे में जान लिया, ए बैंड के बारे में जान लिया, जेड लाइन के बारे में जान लिया, और हमने सार्कोमेयर के बारे में पता कर लिया है, राइट। अब हम आगे जाके बात करने वाले हैं बच्चों किसके बारे में? ध्यान सुनना। अब बच्चों, आपको यहाँ पर एक ओवरलैपिंग जोन दिखाई दे रहा है। देखो देखो, आपको यहाँ पर एक ओवरलैपिंग जोन दिखाई दे रहा है। यार, इसको मैं आपको इस तरीके से हाईलाइट करके दिखाता हूँ। आपको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ इसको ना। ये देखो, यहाँ से आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। ये देखो बच्चों, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये रहा बच्चों। ये देखो, ओवरलैपिंग जोन है। ओवरलैपिंग जोन क्यों कहा? क्योंकि ये वह जोन है जहां पर आपका मायोसिन बैंड भी दिखाई दे रहा है और आपका एक्टिन बैंड, एक्टिन फिलामेंट भी दिखाई दे रहा है। दोनों फिलामेंट एक साथ है, तो जब दोनों फिलामेंट एक साथ होंगे, एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर रहा है। कौन सा फिलामेंट? एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर रहा है। एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के ऊपर है, तो इसको बोलेंगे ओ जोन। ओ मतलब ओवरलैपिंग जोन। ओवरलैपिंग जोन समझ में आ गया ना? जहां पर एक्टिन और मायोसिन दोनों की बैंड दिखाई देगी, उसको बोलेंगे ओ जोन। तो बताओ ये कौन सा जोन है? ये है ओ जोन। अच्छा, ये ओ जोन इधर भी तो होगा ना? देखो यहाँ पर, ये देखिएगा, बना लेते हैं ना इसको, क्या फर्क पड़ता है? डायग्राम में तो हमें समझ में आ रहा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ओ जोन है सर, तो हमें ओ मतलब ओवरलैपिंग जोन के बारे में पता लग गया। अरे, दोनों ओ जोन के बीच में हमें एक नॉन ओवरलैपिंग जोन दिखाई दे रहा है क्या? जहां पर केवल और केवल मायोसिन की बैंड हमें दिखाई दे रही है, एक्टिन का कोई अता पता ही नहीं है। ओके जी, तो ये क्या है बताइए? ये जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है बच्चों, जहां पर केवल और केवल मायोसिन की बैंड है, इसको बोलते हैं एच जोन, हैंसन जोन, नॉन ओवरलैपिंग जोन। बच्चों, कैसा जोन है? नॉन ओवरलैपिंग जोन। आगे लिख देंगे इसके बारे में, राइट। और मायोसिन के बिल्कुल सेंटर में से होती हुई एक लाइन गुजरती है, उस लाइन का नाम क्या होता है बताइए? उस लाइन का नाम होता है एम लाइन। तो मायोसिन के बिल्कुल सेंटर में से होते हुए एक लाइन गुजरती है प्यारे दोस्तों, उस लाइन का नाम क्या होता है? देखो ये रहा, सेंटर में से होते हुए एक लाइन गुजरती है, इस लाइन का नाम होता है एम लाइन। बिल्कुल सेंटर में से होते हुए गुजरती है, राइट। तो ये आपको, मुझे लगता है, स्ट्रक्चर ऑफ बायोफाइबर में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, राइट। तो अब हम कुछ बातों को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि क्या क्या हमने पढ़ा अभी तक, वो चीज़ देख लेते हैं, राइट। अब आ जाओ, ये तो बिल्कुल रिलैक्स वाला डायग्राम है, अभी मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, ये रिलैक्स वाली कंडीशन है ना? मसल रिलैक्स कर रही है अभी, रिलैक्स मसल, राइट, रिलैक्स मसल है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तब क्या हो जाएगा? जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना, तो भाई आप एक चीज़ देखिए, मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये जो सार्कोमियर है ना, सार्कोमियर, ये आपने इतना बड़ा बना रखा है, ये सार्कोमियर का साइज जो है ना, वो रिड्यूस हो जाएगा। सार्कोमियर का साइज रिड्यूस हो जाएगा जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तब।
क्या हो जाएगा, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो सार्कोमियर का साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अरे भाई सीधी सी बात है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, जब एक्टिन जो फिलामेंट है मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करेगा, तो सीधी सी बात है जो सार्कोमियर है उसका साइज क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ये रिलैक्स मसल का डायग्राम है, कॉन्ट्रैक्टेड मसल का नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हमने जो कुछ पढ़ा है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा सार्कोमियर, ठीक है। क्या होता है सार्कोमियर? तो देखो, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या, मसल। चलो जी, पहली बात तो ये हम बोल सकते हैं यूनिट ऑफ मसल फाइबर, ये बात भी आप बोल सकते हो, राइट। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा होता क्या है बच्चों, सार्कोमियर होता क्या है यार, ये तो पता होना चाहिए ना, सार्कोमियर होता क्या है। तो ये देखिए, सार्कोमियर बराबर एस बराबर क्या होता है, I/2 A प्लस I/2, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन बच्चों क्या, सार्कोमियर की लेंथ पे क्या प्रभाव पड़ता है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, सार्कोमियर लेंथ जो होती है वो क्या हो जाती है बताओ, रिड्यूस हो जाती है। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमियर की जो लेंथ है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है प्यारे बच्चों, रिड्यूस हो जाती है, राइट। तो पहली चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है आई थिंक। दूसरी बात हम करेंगे, पहली बात आपने कलर कंफर्म कर ली, दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे बताओ, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, अच्छा, ए बैंड की। ए बैंड का मतलब क्या होता है, एन आइसोट्रोपिक बैंड, ओके। एनाइसो का मतलब होता है हिंदी में बोले तो असमान, असमान। एनाइसो का मतलब होता है असमान। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाइसोट्रोपिक, असमान क्यों कहा, एनाइसोट्रोपिक बैंड क्यों कहा, चलिए देखते हैं। तो यहां पर देखिए बच्चों, जो आपको ए बैंड दिखाई दे रही है, देखो ए बैंड आपको जो दिखाई दे रही है ना, ए बैंड के अंदर सबसे पहले आपको यहां पर देखिए ओ जोन दिखाई दे रहा है, फिर आपको एच जोन दिखाई दे रहा है, और फिर से आपको ओ जोन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, पहले आपको ओ जोन, फिर एच जोन, फिर से ओ जोन। तो मतलब आपको ए बैंड जो कि डार्क बैंड होती है, भाई आप जानते हो जो ए बैंड होती है वो डार्क बैंड होती है, और जो आई बैंड होती है वो लाइट बैंड होती है। लेकिन हमें यहाँ पर डार्क बैंड के अंदर भी वेरिएशन देखने को मिल रही है। जो ओ जोन है वो ज़्यादा डार्क है क्योंकि वहाँ पर एक्टिन फिलामेंट है और मायोसिन फिलामेंट भी है, लेकिन जो ए बैंड है वो लेस डार्क है क्योंकि वहाँ पर केवल और सॉरी, जो ओ जोन है वो ज़्यादा डार्क है, मोर डार्क है क्योंकि वहाँ पर एक्टिन और मायोसिन दोनों फिलामेंट है। लेकिन जो एच जोन है वो लेस डार्क है क्योंकि वहाँ पर ओनली और ओनली मायोसिन फिलामेंट है। तो हम यहाँ पर एक चीज़ बोल सकते हैं क्या, एनाइसोट्रोपिक बैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलता है। किस तरह का वेरिएशन, देखो हमें यहाँ पर मोर डार्क, ठीक है, लेस डार्क और मोर डार्क, ये कंडीशन देखने को मिलती है। 3 कंडीशन देखने को मिलती है। मोर डार्क का मतलब हमें यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन दोनों फिलामेंट देखने को मिलता है। लेस डार्क का मतलब ओनली जब मायोसिन फिलामेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे लेस डार्क, राइट। और अगर हमें दोनों फिलामेंट देखने को मिले तो उसको बोलेंगे मोर डार्क। दो ये कंडीशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, कहाँ पर, ए बैंड के अंदर। अब देखो, एक्टिन और मायोसिन दोनों की बैंड दिखाई दे रही है, मतलब वो कौन सा जोन है, ओ जोन है। अरे भाई याद रखने का तरीका है ना आसान। और अगर ओनली मायोसिन की बैंड दिखाई दे रही है मतलब कौन सा जोन है बच्चों, मतलब एच जोन है। और यहाँ पर फिर से कौन सा जोन है, ओ जोन है। प्यारे बच्चों, यहाँ तक की बात आपको आई थिंक समझ में आ रही होगी बिल्कुल आसानी से। अच्छा, ए बैंड के बारे में मैंने कंफर्म कर दिया आपको। सेकंड, हम इसका नाम एनाइसोट्रोपिक क्यों पड़ा ये भी आपको पता लग गया। हम थर्ड बात करते हैं आइसोट्रोपिक बैंड, आई बैंड बोले तो आइसोट्रोपिक बैंड, राइट। देखो आइसो मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर हमें सीधी सी बात है ओनली लाइट बैंड दिखाई देगी, लाइट बैंड दिखाई देगी। हम यहाँ पर ओनली कौन सी बैंड दिखाई देगी, ओनली हमें यहाँ पर लाइट बैंड शो होगी, राइट। लाइट बैंड हमें यहाँ पे शो होगी ओनली। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर ओनली क्या प्रेजेंट है, ओनली एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट, ओनली एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट है, इसलिए हमें यहाँ पर ओनली लाइट बैंड दिखाई दे रही है। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर सी समझ में आनी चाहिए, है ना। तो आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक के बारे में आपको कंफर्म पता लग गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं, और आगे बात हम क्या करेंगे, देखो ध्यान सुनना इस चीज़ को। अच्छा, अब हम 4th नंबर पे पढ़ेंगे एम लाइन क्या होती है इसके बारे में। देखो एम लाइन सीधी सी बात है, सेंटर ऑफ
क्या, किसका सेंटर, जो आपका जो मायोसिन फिलामेंट है, मायोसिन फिलामेंट का जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ मायोसिन फिलामेंट इज एम लाइन। ओके, तो सेंटर ऑफ मायोसिन फिलामेंट, बस समझ में आ गई आपको, बिल्कुल सेंटर में मिलती है। नंबर 5 पे हम बात करेंगे यहाँ पर एच जोन। अरे भाई एच का मतलब क्या होता है, एच का मतलब होता है हैंसन जोन। हैंसन जोन क्यों कहते हैं इसको, सीधी सी बात है, हैंसन नामक साइंटिस्ट ने इसके बारे में डिस्कवर किया था। हैंसन नामक साइंटिस्ट था, उसने इसके बारे में डिस्कवर किया था, इसलिए इसको हैंसन जोन बोल दिया। हैंसन ने क्या कहा कि भाई जो हमारा मायोसिन फाइबर होता है, जो ए बैंड होती है, मायोसिन फिलामेंट जो होता है, जो ए बैंड होती है, ए बैंड के बिल्कुल सेंटर में एक ऐसा पार्ट होता है जहां पर केवल और केवल मायोसिन फिलामेंट होता है, एक्टिन फिलामेंट नहीं होता। जहां पर केवल और केवल क्या बोलते हैं उसको, नन ओवरलैपिंग वाला पार्ट होता है, ओवरलैपिंग वाला पार्ट नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं एच जोन। तो हैंसन जोन जो होता है ये कैसा होता है, नन ओवरलैपिंग जोन। कैसा जोन होता है, नन ओवरलैपिंग जोन। क्यों, क्योंकि ओनली मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट। राइट, यहां तक की बात आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। राइट, अब हमने सारी चीजें कंफर्म कर ली है, हमने सार्कोमेर पढ़ लिया, जेड लाइन हमने कवर कर ली। अच्छा, जेड लाइन के बारे में एक बात और याद रख लो, जेड लाइन को हम अरे यार यहाँ पे लिखना उचित नहीं रहेगा, आई थिंक थोड़ा इसको उधर लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखना उचित नहीं रहेगा। राइट, हम इसको यहीं पे लिखेंगे, इधर चलते हैं, नंबर 6 पे लिखते हैं हम जेड लाइन। देखो जेड लाइन जो होती है ना भाई, ध्यान सुनना, सीधी सी बात है, जेड लाइन को हम एक्टिनिन भी कहते हैं। एक्टिनिन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है एक्टिनिन प्रोटीन। राइट, और ये एक्टिनिन प्रोटीन क्या करती है, ये एक्टिनिन प्रोटीन ही जेड लाइन को बना के जाती है। अगर एक्टिनिन प्रोटीन नहीं होगी तो जेड लाइन का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। राइट, तो ये एक्टिनिन प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे बताओ, क्योंकि जेड लाइन को बना के जा रही है, और जेड लाइन किसको बना रही है, मायोफाइब्रिल को बना रही है। देखो एक्टिनिन प्रोटीन जेड लाइन को बना रही है, और जेड लाइन किसको बना रही है, मायोफाइब्रिल को। अगर एक्टिनिन प्रोटीन नहीं होगी तो जेड लाइन नहीं बन पाएगा, जेड लाइन नहीं बनेगा तो मायोफाइब्रिल के स्ट्रक्चर को मेंटेन कौन करेगा। तो एक्टिनिन प्रोटीन को हम फाइनली बोल क्या सकते हैं, हम इसको स्ट्रक्चरल प्रोटीन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, स्ट्रक्चर को मेंटेन करके जा रही है मायोफाइब्रिल की, तो हम इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ठीक है, स्ट्रक्चर को मेंटेन करके जा रही है। तो यहां तक की बात आपको क्लियर होगी आई थिंक। ठीक है, अच्छा एक और चीज समझ लो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ड्यूरिंग कंप्लीट मसल कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग कंप्लीट मसल कॉन्ट्रैक्शन एक एक चीजों को देखते हैं। लेंथ ऑफ सार्कोमेयर, सार्कोमेयर की लेंथ पर क्या प्रभाव पड़ता है बताओ, सार्कोमेयर की लेंथ क्या हो जाती है बताओ। कंप्लीट जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो सार्कोमेयर की लेंथ रिड्यूस हो जाती है। राइट, है ना। दूसरी चीज देखो, ध्यान सुनना, लेंथ ऑफ आई बैंड, आई बैंड की लेंथ भी क्या होती है प्यारे बच्चों, रिड्यूस। इसको ऐसे लिख देते ना, जैसा पहला लिखा था हमने, आई बैंड की लेंथ भी क्या हो जाती है, रिड्यूस जाती है। और लेंथ ऑफ ए बैंड, अरे प्यारे बच्चों ए बैंड की लेंथ पे कोई प्रभाव पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद भी ए बैंड की लेंथ वो की वही रहती है, ए बैंड की लेंथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो नो चेंज इन लेंथ। चलो जी, डी हम बात कर लेते हैं। देखो एम लाइन का क्या होता है, जब कंप्लीट मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो एम लाइन और एक उसका नाम क्या है, एच जोन, ये दोनों के दोनों ना कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसअपेयर, कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाते हैं, पूरी तरह से डिसअपेयर हो जाते हैं। एम लाइन और एच जोन पूरी तरह से डिसअपेयर हो जाते हैं। यहां तक की बात आपको क्लियर है। ड्यूरिंग कंप्लीट मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, सार्कोमेयर की लेंथ रिड्यूस, आई बैंड लेंथ रिड्यूस, ए बैंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एम लाइन और एच जोन कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसअपेयर। ये आपने पूरा का पूरा पढ़ लिया है। अब आगे डिस्कस करते हैं बहुत बेहतरीन बातें, जैसे कि अच्छा, तो हम अब पढ़ेंगे
कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स जो होती है ना इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं उनको पढ़ेंगे हम। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हम 3 तरह की कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन को हम देखने वाले हैं। यहाँ पर 3 चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। पहला है फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन। फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन पहली तो हम ये पढ़ेंगे बच्चों। ये बहुत ही बेहतरीन प्रोटीन है ना। इसमें हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे एक्टिन प्रोटीन, ठीक है, और एक हम पढ़ेंगे मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन प्रोटीन, ये 2 प्रोटीन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखो ये मेरा फर्स्ट टाइम है एक्चुअली। मैं फर्स्ट टाइम पेन टैब पैनल पे आया हूँ, तो मुझे थोड़ा लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी और आपको भी थोड़ा सा लग रहा होगा ऐसा। लेकिन बच्चों मेहनत करते रहिए, मेरे साथ लगे रहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेके आऊँगा, बेहतरीन चीज़ें आपको अवेलेबल करवाऊँगा। राइट, आप देखते रहिए बस, है ना। आगे चलते हैं। फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन के अलावा हम पढ़ेंगे रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी प्रोटीन, ठीक है। रेगुलेटरी प्रोटीन में हम पढ़ेंगे ट्रोपोमायोसिन और एक हम पढ़ेंगे ट्रोपोनिन, ठीक है। और एक हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल प्रोटीन। जो बच्चों हम ऊपर बात कर चुके हैं स्ट्रक्चर प्रोटीन की, कौन होती है? जेड लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं बताओ? ऊपर लिखा हुआ अभी भी। इसको हम बोलते हैं एक्टिनिन प्रोटीन। एक्टिनिन प्रोटीन। अगर बताओ एक्टिनिन प्रोटीन डिसअपेयर हो जाएगा, कोई आपसे पूछ ले, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इफ अगर एक्टिनिन प्रोटीन डिसअपेयर तो मायोफाइब्रिल की स्ट्रक्चर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मायोफाइब्रिल की स्ट्रक्चर खत्म, किसी काम की रहेगी नहीं। राइट, तो अब एक एक चीज़ों को पढ़ लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, जिसमें सबसे पहला नंबर आएगा एक्टिन प्रोटीन का। राइट, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्टिन प्रोटीन। देखते हैं, हम थोड़ा सा इसके लेंथ को बढ़ा लेते हैं ना। चलो जी, आ जाओ। हम पढ़ेंगे एक्टिन प्रोटीन। प्यारे बच्चों, एक्टिन प्रोटीन की अगर मैं बात करता हूँ, बहुत ही प्यारी बात है। एक्टिन जो प्रोटीन होती है ना, ये जो देखो एक्टिन प्रोटीन के अंदर एक्टिन के अंदर दो यूनिट होती है। एक्टिन जो होती है इसके अंदर 2 यूनिट्स होती है, एक तो जी एक्टिन, एक एफ एक्टिन। याद रखना, एक्टिन में एक तो जी एक्टिन होता है, एक होता है एफ एक्टिन। जी बोले तो ग्लोबुलर एक्टिन और एफ बोले तो फिलामेंटस एक्टिन। जो ग्लोबुलर एक्टिन होता है ना, जो गोल गोल होता है, राउंड राउंड होता है, याद रखना ग्लोबुलर एक्टिन जो होता है, ये ग्लोबुलर एक्टिन है। ये ग्लोबुलर एक्टिन के अंदर पॉलीमराइजेशन से ही फिलामेंटस एक्टिन बनता है। ग्लोबुलर एक्टिन है, उसको जैसे ही Ca+2 आयन आप दोगे ना, ग्लोबुलर एक्टिन को Ca+2 आयन आप जैसे दोगे तो वो अपने आप चुपचाप क्या कर लेगा? फिलामेंट बना लेगा। उसको हम बोलेंगे फिलामेंटस एक्टिन। तो एक्टिन प्रोटीन बनती कैसे उसको समझते हैं। तो एक्टिन प्रोटीन जो होती है वो ग्लोबुलर एक्टिन, जी एक्टिन के पॉलीमराइजेशन से बनती है। कैसे बनती है उसको देखते हैं। तो ये देखो, ये जी एक्टिन है, ये जी एक्टिन है, ग्लोबुलर एक्टिन है। राइट, इन ग्लोबुलर एक्टिन को जैसे ही आप Ca+2 दोगे तो ये पॉलीमराइज कर जाएगी। पॉलीमराइजेशन होगा इसमें। क्या होगा बताओ? पॉलीमराइजेशन। और ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाएगी बच्चों, इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बनाएगी। राइट, और यहाँ पर बच्चों एक बाइंडिंग साइट होती है, आपको मैं बता देता हूँ कौन सी बाइंडिंग साइट होती है। मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है, कि हम बोल सकते हैं एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। बताओ, तो याद रखना, जैसे ही जी एक्टिन जो है, जी एक्टिन को Ca+2 मिलेगा, जी एक्टिन पॉलीमराइज करेंगे और ये बनाएंगे एफ एक्टिन। एफ बोले तो फिलामेंटस एक्टिन प्यारे बच्चों, जी बोले तो ग्लोबुलर एक्टिन। राइट, तो एफ एक्टिन का फॉर्मेशन हो गया। अब 2 एफ एक्टिन, याद रखना, आगे चलते हैं। अब 2 एफ एक्टिन, ये देखो, ये एक एफ एक्टिन था, राइट, और ये दूसरा एफ एक्टिन है। 2 एफ एक्टिन, इसको बना लेना यार ऐसे करके, आप समझदार हो इतने तो। राइट, 2 एफ एक्टिन जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, ध्यान सुनना इस चीज़ को, आप बहुत ही बेहतरीन बात बताने जा रहा हूँ। 2 एफ एक्टिन जो होते हैं, 2 एफ एक्टिन आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं बताओ? 2 एफ एक्टिन आपस में जुड़कर ये बनाते हैं एक्टिन प्रोटीन। ये लो जी, एक्टिन प्रोटीन बनाते हैं। ये देखो, ये एक एफ एक्टिन है, ये दूसरा एफ एक्टिन है। दोनों एफ एक्टिन आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं बताओ? एक्टिन प्रोटीन बनाते हैं। तो आपको एक्टिन प्रोटीन के बारे में पता लग गया। एक्टिन प्रोटीन क्या होती है? एक्टिन प्रोटीन इज डाइमर ऑफ एफ एक्टिन। एफ एक्टिन का डाइमर होता है। राइट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, सेकेंड हम बात करेंगे नंबर 2, मायोसिन प्रोटीन।
देखो मायोसिन जो प्रोटीन है ना, ध्यान सुनना, बहुत प्यारी बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको। मायोसिन प्रोटीन जो होता है, मायोसिन प्रोटीन जो होता है इज ए पॉलीमर ऑफ मीरोमायोसिन। क्या होता है बताओ? इस पॉलीमर होता है ये, पॉलीमर ऑफ मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन का पॉलीमर होता है कौन? मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन प्रोटीन मीरोमायोसिन का पॉलीमर होता है। समझ में नहीं आया क्या बोलना चाहते हो आप? तो ध्यान सुनना। अभी हम अगर बनाते हैं, देखो ये मायोसिन प्रोटीन, मान लो मायोसिन प्रोटीन है, राइट? तो मायोसिन प्रोटीन के अंदर हमें इस प्रकार से मीरोमायोसिन देखने को मिलते हैं, इस प्रकार से मीरोमायोसिन देखने को मिलते हैं, इस प्रकार से हमें मीरोमायोसिन देखने को मिलते हैं यहाँ पर, राइट? तो मायोसिन प्रोटीन जो होता है इज ए पॉलीमर ऑफ मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन से मिलकर बना होता है मायोसिन प्रोटीन, राइट? अब बच्चों ध्यान से सुनना इस चीज को। अब हम थोड़ा और डिटेल में लेके चल रहे हैं, मायोसिन प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है कैसे, उसको देख लेते हैं। आइए, तो यहां देखिएगा, ये मैंने मीरोमायोसिन बनाया, अभी ऊपर बनाया ना मायोसिन के अंदर, ठीक है? अब ध्यान सुनना, मैं मायोसिन के स्ट्रक्चर को बताने जा रहा हूं। ये आपके सामने मैं मायोसिन के स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं बच्चों। ये बच्चों आपका मायोसिन है। इस मायोसिन के अंदर ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना प्यारे बच्चों, ये मायोसिन का हेड है, ठीक है? ये मायोसिन की टेल है। ये आपको समझ में आ रहा है ना? मायोसिन के हेड के अंदर आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये एक्टिव, बच्चों लाइट कम हो गई, एक मिनट रुको। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना प्यारे बच्चों, ये क्या चीज़ है, देख लो ध्यान से इस चीज को। ये एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन है। ये एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन है, जहां पर आपका एक्टिन आकर बाइंड करता है, राइट? और यहां पर आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? ये है एटीपीएस, जहां पर कौन बाइंडेड होता है? आपका एटीपी बाइंडेड होता है, एटीपी, राइट? ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब आपने एक चीज ध्यान से देखनी है, ये जो आपका टेल वाला रीजन है ना, ये टेल वाला रीजन, इधर वाला टेल वाला रीजन है। टेल वाले रीजन के अंदर कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिल रही है? 2 पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिल रही है। इसलिए टेल वाले रीजन को हम बोलते हैं लाइट मीरोमायोसिन, राइट? और जो हेड वाला रीजन है, हेड वाले रीजन की 2 पार्ट है बच्चों, राइट? एक तो ये इतना सा पार्ट, राइट, ये वाला पार्ट, और एक ये ऊपर वाला हेड वाला पार्ट जिसको ग्लोबुलर हेड बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, टेल वाला पार्ट ये हो गया। हेड वाला पार्ट जो होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो ग्लोबुलर हेड, राइट? एक होता है शॉर्ट हेड, राइट? ग्लोबुलर हेड के अंदर भी 2 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है, शॉर्ट हेड में भी 2 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है। टोटल पॉलीपेप्टाइड चेन कितनी? 4। मतलब ये कैसा होता है? ये होता है हैवी मीरोमायोसिन। तो आपसे पूछ सकता है कौन सा हैवी मीरोमायोसिन है और कौन सा लाइट मीरोमायोसिन है। इसी के साथ हमने मायोसिन के स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया। और टोटल मायोसिन प्रोटीन के अंदर कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है? तो पॉलीपेप्टाइड चेन टोटल कितनी होती है? 6। ये भी आपको पता लग गया है प्यारे बच्चों, राइट? अब हम बात कर लेते हैं आगे चल के। मायोसिन प्रोटीन पढ़ ली, एक्टिन हमने पढ़ ली। अब हम 2 प्रोटीन और पढ़ेंगे, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, राइट? तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहां पर, चलो जी, नंबर 3 पे हम पढ़ने वाले हैं ट्रोपोमायोसिन। इसको तो अभी खत्म कर देते हैं। ट्रोपोमायोसिन देखो क्या होती है। ट्रोपोमायोसिन देखो बच्चों, ये जो आपका एक्टिन प्रोटीन है ना, एक्टिन प्रोटीन पर डबल हेलिक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। देखो यहाँ पर इस प्रकार से, यार आपको दिखाई नहीं देगी ये, तो मेरे को कलर चेंज ही करना पड़ेगा इसका। मेरे को लेना पड़ेगा ये वाला कलर, राइट? तो देखो ये आपको दिखाई दे रही है ना, ये डबल हेलिकल फॉर्म में जो आपको दिखाई दे रही है एक्टिन प्रोटीन के ऊपर, इसको हम बोलते हैं क्या बच्चों? इसका नाम होता है ट्रोपोमायोसिन। ये आपका ट्रोपोमायोसिन है, ठीक है? ये ट्रोपोमायोसिन है। एक्टिन जो प्रोटीन होती है, एक्टिन प्रोटीन पर हेलिकल डबल हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अच्छा, ट्रोपोमायोसिन जो होता है ना प्यारे बच्चों, इस ट्रोपोमायोसिन का काम क्या होता है? तो ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट एक्टिन एंड मायोसिन बाइंडिंग। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? रोकना। ये एक्टिन और मायोसिन की बाइंडिंग को प्रिवेंट करता है। बीच में आ गए ना लाइन, तो एक्टिन और मायोसिन को बाइंड नहीं करने देगा, राइट?
चलो जी, ट्रोपोमाइसिन के बारे में काफ़ी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों रेगुलेटरी प्रोटीन, ये तो पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 4 ट्रोपोनिन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ट्रोपोनिन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ट्रोपोनिन जो होती है ना, रेगुलर इंटरवल में मायोसिन ट्रोपोमायोसिन के ऊपर प्रेजेंट होती है। रेगुलर इंटरवल का मतलब है जैसे यहाँ पर प्रेजेंट है, फिर यहाँ पर प्रेजेंट है, फिर यहाँ पर प्रेजेंट है, और फिर यहाँ पर प्रेजेंट है। तो रेगुलर इंटरवल में प्रेजेंट होती है कहाँ पर, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर प्रेजेंट होती है रेगुलर इंटरवल के अंदर। तो देखो ये आपका क्या है बताओ, ये आपका ट्रोपोनिन है। चलो जी, ये आपको क्लियर हो गया ट्रोपोनिन के बारे में। अब ट्रोपोनिन की 3 यूनिट होती है, 3 यूनिट होती है इसकी। कितने यूनिट होती है, 3 यूनिट। एक तो होता है ट्रोपोनिन टीपीसी, ठीक है। टीपीसी जो होती है ये कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन है, कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन क्या है, कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन है, कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन है टीपीसी। एक होता है टीपीआई, एक होता है टीपीआई। टीपीआई बोले तो बताओ टीपीआई का काम क्या होता है, टीपीआई जो होता है वही काम करता है प्रिवेंट एक्टिन एंड मायोसिन बाइंडिंग। कैसे, पर ट्रोपोमायोसिन भी कर रहा है ये काम, तो प्रिवेंट कर रहा है एक्टिन और मायोसिन की बाइंडिंग को। लेकिन टीपीआई जो होता है ये क्या करता है, जो एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट के एक्टिव जो साइट है उस एक्टिव साइट को मास्क कर लेता है। क्या कर लेता है, उस एक्टिव साइट को मास्क कर लेता है। कौन कर लेता है, टीपीआई, ठीक है। तो टीपीआई क्या करता है बताओ, टीपीआई तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, मास्किंग एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट। अच्छा, मास्क करने से क्या फायदा होगा बच्चों, तो यहाँ पे जगह ही नहीं है, मास्क जब ये कर लेगा तो भाई आप इस लाइन को यहाँ पर उतार देना, प्रिवेंट हो जाएगी एक्टिन और मायोसिन की बाइंडिंग। एक्टिन और मायोसिन की बाइंडिंग नहीं हो पाएगी जब मास्क कर लेगा तो, राइट। और एक सबसे लास्ट बचा है बताओ बच्चों, टीपीटी। तो टीपीटी क्या करता है, ये ट्रोपोनिन को ट्रोपोमायोसिन से जोड़ने का काम करता है। ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन है, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन। चलो जी, यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई है, 3 यूनिट पूरी हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, अगला पेज पे चलते हैं हम, राइट। अगले पेज पे हम चलने जा रहे हैं। देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, हमने ट्रोपोनिन पढ़ लिया, ट्रोपोमायोसिन हमने पढ़ लिया, सारी चीज हमने पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं सीधा किसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे जो हमारी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो मैकेनिज्म है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, उसके ऊपर हम आ रहे हैं ना। तो हम पढ़ने वाले हैं स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। और स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक थ्योरी दी गई है, उस थ्योरी का नाम क्या है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, राइट। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में आप इतनी सी बात याद रखो, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि जो एक्टिन फिलामेंट होता है वो मायोसिन फिलामेंट के ऊपर क्या करता है बताओ, स्लाइड करता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अनुसार, राइट। तो इतना सा आपको पता होना चाहिए। अब हम कहानी पे आते हैं, मेन कहानी पर, राइट। तो आगे चलते हैं। अब देखो किस तरीके से स्केलेटल मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इस चीज़ को ना। देखो भाई यहाँ पर देखो, ये है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बताओ सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक नर्व निकलती है, उसका नाम होता है मोटर न्यूरॉन, जो हमेशा क्या करता है, सिग्नल्स को लेकर आता है। आपको पता होगा एक तो सेंसरी न्यूरॉन होता है, एक मोटर न्यूरॉन होता है। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, सिग्नल्स को ब्रेन तक लेकर जाता है, सीएनएस तक लेकर जाता है। और मोटर न्यूरॉन क्या करता है, सिग्नल्स को कहाँ पर लेकर आता है बताओ, ब्रेन से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर जाता है, राइट। तो सेंट्रल नर्व सिस्टम से एक नर्व निकलती है, एक मोटर न्यूरॉन निकलता है। यहाँ से निकलता है क्या, यहाँ से ओरिजिन होता है मोटर न्यूरॉन का। चलो जी, मोटर न्यूरॉन यहाँ से ओरिजिन होता है, और ये पर जाकर बनाता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्या बनाता है बताओ, ये बनाता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बनाता है। ये यहाँ वेसिकल्स होते हैं अंदर की तरफ, वेसिकल्स के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर भरा हुआ होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा न्यूरो ट्रांसमीटर वेसिकल्स के अंदर भरा होता है। बताओ ये क्या मैंने बनाया, ये है मोटर न्यूरॉन, ठीक है। मोटर न्यूरॉन क्या करता है बताओ, सीएनएस से
डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन का सिग्नल लेकर आता है ये। डीपोलराइजेशन का सिग्नल कौन लेकर आता है बताओ? सीएनएस से मोटर न्यूरॉन लेकर आता है। कहाँ पर लेकर आता है? यहाँ पर न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पर। देखो ये मैंने बना दिया न्यूरॉन, यहाँ पर हम मसल्स भी बना देते हैं। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पर, ये देखो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पर, ये मैं टी ट्यूब्यूल बना देता हूँ। ये है टी ट्यूब्यूल, राइट। तो ये हमने बना दिया बच्चों, लाइट थोड़ी तेज कर देते हैं। ये देखो जी, तो ये हमने बना दिया है, ये लो जी, राइट, ये लो जी, राइट। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये जो जगह है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को मैंने कहा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, राइट। तो ये न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पर डीपोलराइजेशन का सिग्नल लेकर आता है कौन? मोटर न्यूरॉन। कहाँ से? सीएनएस से। तो होता क्या है उससे क्या होता है कि यहाँ पर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होते हैं, राइट। तो जैसे ही डीपोलराइजेशन का सिग्नल आता है, प्यारे बच्चों, तो ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं और बाहर से कैल्शियम अंदर आता है। और जब बाहर से कैल्शियम अंदर आता है तो सेकंड प्रोसेस होती है, और उसका नाम क्या होता है बताओ? उसका नाम होता है प्यारे बच्चों एक्सोसाइटोसिस। क्या होती है? एक्सोसाइटोसिस। पहला प्रोसेस तो क्या हुआ? डीपोलराइजेशन सिग्नल आया। दूसरा क्या हुआ? जैसे ही डीपोलराइजेशन सिग्नल आया तो भाई क्या हुआ? एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का क्या हुआ? एक्सोसाइटोसिस। अब जब देखो एक्सोसाइटोसिस होगा तो यहाँ अंदर की तरफ जो भी न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ था प्यारे बच्चों, वो सारा का सारा न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकल के आ जाएगा ना यहाँ पे। अरे आएगा कि नहीं आएगा? और याद रखना ये जो न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है ना, ये क्या होता है? ये एसिटाइलकोलिन होता है। मेनली यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, यहाँ पर लिख लेना, ये क्या होता है? एसिटाइलकोलिन होता है। एससीएच होता है, ये एसिटाइलकोलिन होता है। तो ये सारा का सारा जैसे ही डीपोलराइजेशन का सिग्नल आया, सिग्नल आने के बाद में कैल्शियम चैनल ओपन हो गए। कैल्शियम चैनल ओपन होते ही आपकी जो एक्सोसाइटोसिस हो गई, किसकी? न्यूरोट्रांसमीटर की। एक्सोसाइटोसिस होते ही आपके जो एसिटाइलकोलिन है, न्यूरोट्रांसमीटर है, वो बाहर रिलीज हो गया। बाहर रिलीज होते ही क्या हुआ? यहाँ पर ये आपके स्केलेटल मसल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर हमारे पास में क्या होते हैं? यहाँ पर हमारे पास में लाइगेंड गेटेड Na+ चैनल होते हैं। क्या होते हैं? लाइगेंड गेटेड बोल रहा हूं मैं, वोल्टेज गेटेड नहीं बोल रहा। लाइगेंड गेटेड Na+ चैनल होते हैं, राइट। ये लाइगेंड गेटेड Na+ चैनल पहले क्या होते हैं बताओ? ये बंद रहते हैं, पहले बंद रहते हैं। ये पहले जब कब बंद रहता है? जब हमारे पास यहाँ पर एसिटाइलकोलिन नहीं आया है। कहाँ पर? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। लेकिन जैसे ही एसिटाइलकोलिन यहाँ पर रिलीज होता है और ये एसिटाइलकोलिन यहाँ जाके बाइंड करता है, तो प्यारे बच्चों ये चैनल जो होते हैं ये ओपन हो जाते हैं। और चैनल जैसे ही ओपन होंगे तो यहाँ बाहर Na+ भरा हुआ होता है। ये Na+ क्या करता है? फटाफट से अंदर जाना स्टार्ट कर देता है। और जब Na+ अंदर आएगा तो पहले मेम्ब्रेन अंदर से कैसी थी? नेगेटिवली चार्ज, बाहर से कैसी थी? पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन जैसे ही सोडियम आयन अंदर आएंगे तो सोडियम आयन के अंदर आने से अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होगा बताओ? अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा कि नहीं होगा? सीधी सी बात तो होगा। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा। मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? कि अब अंदर पॉजिटिव चार्ज और बाहर क्या? नेगेटिव चार्ज। तो ये जो डीपोलराइजेशन का सिग्नल है, ये डीपोलराइजेशन का सिग्नल अब आगे ट्रांसफर होगा। आगे ट्रांसफर होने का मतलब है ये जाएगा टी ट्यूब्यूल के पास में, और टी ट्यूब्यूल के बीच में यहाँ पर प्रेजेंट होती है प्यारे बच्चों एल ट्यूब्यूल। यहाँ पे हम इसको कैसे बनाए यार? इसको बनाने के लिए हमें थोड़ा सा इस बीच वाली को हटाना पड़ेगा यहाँ से ना। इसको हटा दो यहाँ से। टी ट्यूब्यूल के बीच में यहाँ पर प्यारे बच्चों प्रेजेंट होती है एल ट्यूब्यूल। एल ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है यहाँ पर इस प्रकार से। टी ट्यूब्यूल के बीच में क्या प्रेजेंट होती है? एल ट्यूब्यूल। तो ये डीपोलराइजेशन का सिग्नल टी ट्यूब्यूल से कहाँ पे जाएगा बताओ? टी ट्यूब्यूल से होते हुए जाएगा एल ट्यूब्यूल के पास में, राइट। इनके लेबलिंग कर देते हैं, आपको कन्फ्यूज होगा। बताइए ये क्या है? ये है टी ट्यूब्यूल, ठीक है। और ये क्या चीज़ है बताओ? ये है एल ट्यूब्यूल। एल ट्यूब्यूल, राइट। और इस एल ट्यूब्यूल पर यहाँ पर एक हमारे पास चैनल प्रेजेंट होता है। इस चैनल का नाम क्या होता है बताओ? इसका नाम होता है कैल्शियम एक्टिवेटेड कैल्शियम रिलीज चैनल। कैल्शियम एक्टिवेटेड कैल्शियम रिलीज चैनल, CACRC, कैल्शियम एक्टिवेटेड कैल्शियम रिलीज चैनल, राइट। तो अब ध्यान सुनना,
यहाँ पर जैसे ही ये डीपोलराइजेशन का सिग्नल टी ट्यूब्यूल से एल ट्यूब्यूल और एल ट्यूब्यूल से होते हुए आगे की तरफ पहुँचता है, एल ट्यूब्यूल से होते हुए आगे की तरफ पहुँचता है, आगे की तरफ मतलब ये यहाँ पर पहुँचता है, ये सिग्नल यहाँ पर जैसे ही ये पहुँच जाता है सिग्नल, तो होता क्या है, ध्यान सुनना। तो होता क्या है, जैसे ही ये सिग्नल यहाँ पर पहुँचता है तो होता क्या है, यहाँ पर ये चैनल ओपन हो जाते हैं। चैनल क्या हो जाते हैं, ओपन। बताइए क्या होगा, चैनल ओपन हो जाते हैं। पहले चैनल क्या थे, बंद थे, अब ये चैनल ओपन हो जाते हैं। चैनल जैसे ओपन होंगे तो यहाँ पर ये जो अंदर यहाँ पर क्या भरा हुआ होता है, बताओ, एल ट्यूब्यूल के अंदर यहाँ पर क्या भरा होता है, यहाँ पर Ca+2 आयन भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं बताइए, यहाँ पर Ca+2 आयन भरे होते हैं, Ca+2 आयन। तो ये Ca+2 आयन कहाँ जाते हैं बताइए, बाहर आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, Ca+2 आयन बाहर आ जाते हैं। ये लो जी, Ca+2 आयन बाहर आ गए। अच्छा, इनके बाहर आने से क्या होगा, अभी बताते हैं क्या होगा, लेकिन आपको इतनी बात समझ में आ गई क्या। CNS डीपोलराइजेशन का सिग्नल मोटर न्यूरॉन लेकर आएगा, कहाँ पर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। उससे क्या होगा, उससे Ca+2 चैनल ओपन होंगे, Ca+2 अंदर आएगा, न्यूरोट्रांसमीटर का एक्सोसाइटोसिस होगा, न्यूरोट्रांसमीटर की बाइंडिंग होगी। कहाँ पर, जो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्केलेटल मसल्स की, वहाँ पर एक लाइगेंड गेटेड Na+ चैनल प्रेजेंट होता है, वहाँ पर जाके बाइंड करेगा एसिटाइलकोलिन। बाइंड होने से होता क्या है, बाइंड होने से सीधी सी बात है, वो चैनल ओपन हो जाएगा। ओपन होने से अब बाहर से Na+ आयन अंदर की तरफ आएंगे, जिससे मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा। ये डीपोलराइजेशन का सिग्नल टी ट्यूब्यूल और टी ट्यूब्यूल से एल ट्यूब्यूल के पास जाएगा। एल ट्यूब्यूल से होते हुए ये कहाँ पर जाएगा बताओ, कैल्शियम एक्टिवेटेड कैल्शियम रिलीज चैनल, ये हम इसको बोलते हैं कैल्शियम चैनल, डायरेक्टली आप बोल सकते हो। कैल्शियम चैनल से जैसे कैल्शियम चैनल के पास में सिग्नल जाएगा, कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम जो है वो बाहर आएगा। कहाँ से बाहर आएगा, इसको बोलते क्या है, कई बच्चे तो अभी जानते नहीं है, इसका नाम होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था, याद करो, इसको बोलते हैं सार्कोलेमा, पढ़ के आए ना। और इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है, याद करो, उसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, उसका नाम होता है प्लाज्म। याद आ रहा है ना, सार्कोप्लाज्मा, इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, याद करो। देखो यहाँ पर बताया था मैंने, कहाँ गया, ये रहा, देखो ये रहा, ये सार्कोलेमा है, ये सार्कोप्लाज्म है। और इसके अंदर और क्या भरे होते हैं, मायोफाइब्रिल भरे होते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैं मायोफाइब्रिल बना देता हूँ, यहाँ पर मायोफाइब्रिल भी प्रेजेंट होता है। ये देखो, ये मैंने मायोफाइब्रिल बनाया, ये मैं एक मायोफाइब्रिल आपके लिए बनाने जा रहा हूँ। ये मायोफाइब्रिल है, मायोफाइब्रिल में जेल लाइन है, और यहाँ पर इस प्रकार से हमारे पास में क्या प्रेजेंट है बताओ, इस प्रकार से हमारे पास में वो हमने जो बनाया था वो सारी चीज़ें, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट हमारे पास प्रेजेंट है। ये क्या चीज़ है, ये है मायोफाइब्रिल। चलो जी, ये बात आपको क्लियर हो गई, मायोफाइब्रिल है। तो जैसे ही Ca+2 चैनल यहाँ पर आएगा, Ca+2 चैनल ओपन होगा और Ca+2 बाहर आएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो ये Ca+2 कहाँ जाएगा, तो यहाँ पर याद रखना आप इस चीज़ को, यहाँ पर हमारे पास में क्या प्रेजेंट होता है, TPC प्रेजेंट होता है, ट्रोपोनिन सी, कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन प्रेजेंट होता है। तो ये Ca+2 इधर से होते हुए यहाँ पे आएगा और ये Ca+2 यहाँ जाके बाइंड हो जाएगा। और जैसे ही ये बाइंड होगा तो कहानी अब आगे स्टार्ट होगी बच्चों, जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं, राइट। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना, वेरी गुड। अब ध्यान सुनना, तो अब ये जैसे यहाँ पर आके बाइंड करेगा, बाइंड जैसे ही करेगा Ca+2, तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट। तो अब एक बार दोबारा से सुन लो, सबसे पहले क्या हुआ, डीपोलराइजेशन का सिग्नल आया। डीपोलराइजेशन का सिग्नल आने से क्या हुआ, Ca+2 जो है वोल्टेज रेटेड Ca+2 चैनल वो ओपन हो गए और Ca+2 बाहर से अंदर, राइट। तीसरा प्रोसेस क्या हुआ बताओ, तीसरे प्रोसेस के अंदर हमारा एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर हुआ। एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर होने से क्या हुआ, जो एसिटाइलकोलिन बाहर रिलीज हुआ और ये लाइगेंड गेटेड Na+ चैनल जो है ये ओपन हो गए। ओपन होने के बाद में डीपोलराइजेशन का सिग्नल कहाँ पे गया बताओ, डीपोलराइजेशन सिग्नल टी ट्यूब्यूल से एल ट्यूब्यूल, एल ट्यूब्यूल से कहाँ पर गया बताओ, कैल्शियम एक्टिवेटेड कैल्शियम रिलीज चैनल या कैल्शियम चैनल के पास में, जिससे क्या हुआ, जिससे आपके कैल्शियम चैनल ओपन हो गए। नंबर 6 पे Ca+2 बाहर आ गया और Ca+2 नंबर 7 यहाँ पर बाइंड करा, TPC पर बाइंड करते ही हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो ये 8 आपके पूरे के पूरे स्टेप आपको पता होना चाहिए मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये। अच्छा, मसल कॉन्ट्रैक्शन आपको पता लग गया यहाँ पर। मसल रिलैक्स में क्या होता है, मसल रिलैक्स कैसे होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, अब रिलैक्स भी तो करना है उसको, तो रिलैक्स कैसे होगी, तो बच्चों घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मसल रिलैक्स के लिए ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, बस छोटी सी कहानी आपको पता होनी चाहिए कि मसल रिलैक्स में क्या होता है। कि भाई ध्यान से सुनना, यहाँ पर हमने जो एसिटाइलकोलिन रिलीज किया है ना, देखो ये हमने जो एसिटाइलकोलिन रिलीज किया है, अगर हम इस एसिटाइलकोलिन को
ध्यान से सुनना, अगर हम इस एसिटाइल कोलिन को दोबारा से एसीटेट और कोलिन में कन्वर्ट कर दे, इस एसिटाइल कोलिन को हम दोबारा से तोड़ दे, तो क्या हमारा एसिटाइल कोलिन जब रहेगा ही नहीं तो ये सारी प्रोसेस होगी क्या? नहीं होगी प्यारे बच्चों। किस कैसे हो सकती है? जब एसिटाइल कोलिन होगा ही नहीं तो यहाँ पर बाइंडिंग नहीं हो पाएगी लाइगेंड Na+ चैनल पर, डीपोलराइजेशन का सिग्नल T ट्यूबुल से L ट्यूबुल जाएगा ही नहीं, कैल्शियम चैनल जो होगा ओपन होगा ही नहीं, सार्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम आएगा ही नहीं, टीपीसी पर कैल्शियम की बाइंड होगी ही नहीं, मसल कॉन्ट्रेक्शन होगा ही नहीं। सीधी सी बात है। तो हम कैसे भी करके अगर इस एसिटाइल कोलिन को यहाँ से हटा दे, एसिटाइल कोलिन को यहाँ से निकाल दे तो हमारा काम हो जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर ये जो Ca+2 चैनल पड़ा हुआ है सार्कोप्लाज्म के अंदर, इस Ca+2 पड़ा हुआ है सार्कोप्लाज्म के अंदर, इस Ca+2 को अगर हम दोबारा से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेज दें तो हमारा काम हो जाएगा बड़ा आसान तरीके से। तो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसकी बात करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास में देखो, यहाँ पर इस जगह पर हमारे पास में कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज उनका नाम होता है। क्या नाम होता है एंजाइम का? एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। शॉर्ट में लिखते हैं उनको SCHE, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। तो ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज क्या करते हैं? एसिटाइल कोलिन जो होता है, एसिटाइल कोलिन जो होता है, इस एसिटाइल कोलिन के ऊपर एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम जो है ये काम करते हैं और इसको एसीटेट प्लस कोलिन में कन्वर्ट कर देते हैं। अरे सॉरी यार, कोलिन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब एसिटाइल कोलिन को एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एसीटेट और कोलिन में कन्वर्ट कर देंगे तो सीधी सी बात है आगे का प्रोसेस होगा ही नहीं, राइट। और दूसरी चीज, अगर हम इस Ca+2 को, ये जो Ca+2 है, अगर हम इस Ca+2 को यहाँ से इस कोई यहाँ पर पंप हो Ca+2 के लिए, उसके थ्रू इसको अगर अंदर भेज दे तो हमारा काम तो बड़ा आसान हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि Ca+2 के लिए यहाँ पर पंप प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं Ca+2 पंप, ठीक है। और पंप है तो दिमाग में एक चीज़ आ जानी चाहिए, जब जहाँ पर भी पंप होगा वहाँ पर हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। चाहे Na+K+ पंप हो, चाहे Ca+2 पंप हो, वहाँ पर हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वो लो से हाई फेंकता है। कहाँ फेंकता है? लो से हाई। यहाँ अंदर Ca+2 ज़्यादा है, बाहर Ca+2 कम है, तो लो से हाई फेंकने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हाई से लो आने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, राइट। तो यहाँ पर हमें ये Ca+2 पंप होता है, ये Ca+2 पंप क्या करता है? Ca+2 को पकड़ता है और Ca+2 को अंदर फेंक देता है, राइट। तो अगर हमने ये दो काम कर दिया, अगर इस Ca+2 पंप का हमने एक्टिवेशन कर दिया और हमने एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को बुला लिया तो हमारा काम हो जाएगा, मसल दोबारा से रिलैक्स हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर दूसरा क्या करना है हमें यहाँ पर लिख देते हैं एक्टिवेशन ऑफ Ca+2 पंप। तो अगर ये दो काम हो जाए तो क्या मसल रिलैक्स हो जाएगी? या हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग मसल रिलैक्स ये प्रोसेस होता है। हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग मसल रिलैक्स, है ना, ये प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? Ca+2 पंप एक्टिवेट होते हैं, दूसरा एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, ये जो होता है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एसिटाइल को एसीटेट और कोलिन में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी। ये हमने पढ़ दिया स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। स्केलेटल मसल हमने कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट कर दिया है। यहाँ तक की बात आपको दिमाग में क्लियर हो गई होगी, राइट। अब हम आगे कहानी को बढ़ाने जा रहे हैं और आगे कहानी क्या है देखते हैं। तो हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ लिया, मसल रिलैक्स हमने पढ़ लिया। अब हम आगे की कहानी को देखने जा रहे हैं और छोटी सी कहानी देख लेते क्या है। देखो एक्चुअल में होता क्या है, अभी तक हमने जो देखा ना कि ये हो क्या रहा है। जैसे यहाँ पर टीपीसी पर जाकर बाइंड करा, कौन? हमारा कैल्शियम। भाई देखो कैल्शियम आया बाहर से, आके टीपीसी पर बाइंड किया और मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। वाओ, हुआ कैसे देखते हैं। तो ये देखो, ये हमारा है क्या? ये हमारा है एक्टिन, ये हमारा एक्टिन प्रोटीन है, ये हमारा एक्टिन प्रोटीन है, राइट, ठीक है। इस एक्टिन प्रोटीन पर आपको ये कुछ दिखाई दे रहा है ना, ये एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात हमें समझ में आ रही बहुत अच्छे से। चलो जी, अब हम ध्यान से सुनना बच्चों, याद करो एक्टिन प्रोटीन पर कौन बाइंडेड होता है। तो एक्टिन प्रोटीन पर देखो, यहाँ देखो स्ट्रक्चर के अंदर एक्टिन प्रोटीन पर बाइंडेड होता है ट्रोपोमायोसिन, और ट्रोपोमायोसिन पर है ना क्या प्रेजेंट होता है? ट्रोपोनिन प्रेजेंट होता है। तो इस चीज़ को यहाँ बनाने जा रहे हैं हम। तो कौन से कलर से बनाया था? ये देखो जी,
तो यहाँ पर देखो एक्टिन पर बाइंड होता है, यहाँ पर कौन, यहाँ पर बाइंड होता है, ये हमारा है ट्रोपोमायोसिन, ठीक है जी। और ट्रोपोमायोसिन जो होता है, इस ट्रोपोमायोसिन पर बाइंड होता है कौन, इस ट्रोपोमायोसिन पर बाइंड होता है प्यारे बच्चों हमारा 3 यूनिट बाइंड होती है इसके ऊपर। एक तो यही पहली यूनिट है, ठीक है, एक ये दूसरी यूनिट है, इसको हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है। अरे यार इसको हम, ये तो पहली यूनिट हो गई, ये दूसरी यूनिट हो गई और ये तीसरी यूनिट हो गई। तीसरी यूनिट कुछ इस प्रकार से जाके बाइंड कर दी है। तो ध्यान सुनना, तो ट्रोपोमायोसिन की 3 यूनिट होती है। एक तो होता है टीपीसी जो आपको दिखाई दे रही है ना। एक होता है अरे यार टीपीआई, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रही है। और एक टीपीटी बोलते हैं इसको, टीपीटी, ठीक है। और एक होती है टीपीआई। तो टीपीआई का काम क्या होता है, ये एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन को मास्क कर लेती है। जिससे क्या होगा, जिससे जो नीचे मीरोमायोसिन होगा ना, नीचे जो मीरोमायोसिन होगा, ये देखो नीचे मीरोमायोसिन, ये नीचे मीरोमायोसिन है, इसको अलग कलर से बनाते हैं हम। ये नीचे मीरोमायोसिन है और ये मीरोमायोसिन का ये क्या है बताओ, ये एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन है, राइट। और यहाँ पर आपको पता है ये क्या है बताओ, ये है एटीपीएज, जहाँ पर कौन बाइंड करता है, एटीपी बाइंड करता है। कौन बाइंड करता है जहाँ पर, एटीपी बाइंड करता है, एटीपी, राइट। तो अब ध्यान सुनना, कितना गंदा लिख दिया ना, क्या करे, फर्स्ट टाइम लिख रहे बच्चों तो गंदा लिखा में आ रहा है, क्या करा। देखो यहाँ पे दोबारा चेंज कर देते हैं इसको, ये एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होता है क्या, एटीपीएज, जहाँ पर बाइंड होता है कौन, एटीपी, ठीक है। अब ध्यान सुनना, तो यार एक बार बताओ मुझे, अब ये टीपीआई है, इस टीपीआई ने क्या कर दिया बताओ, टीपीआई ने ये जो एक्टिव साइट है एक्टिन की, इसको मास्क कर लिया, तो अभी बाइंड नहीं कर पाएगा किसी भी कंडीशन में। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, किसी ने पूछा, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए 3 चीज़ें चाहिए। एक तो Ca+2 चाहिए, ये Ca+2 कहाँ जाके बाइंड करेगा, ये Ca+2 जाके बाइंड करेगा यहाँ पर, राइट, करेगा कि नहीं करेगा यहाँ पर बाइंड। दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, दूसरे हमें चाहिए Mg+2। Mg+2 हमें नहीं चाहिए, ये चाहिए किसको, इस एटीपीएज को चाहिए। इस एटीपीएज, ये जो एटीपीएज होता है ना, इस Mg+2 की प्रेजेंस में ही ये एटीपी को क्या कर पाता है, चिपका पाता है अपने पास में। समझ रहे हो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से। तो Mg+2 चाहिए, तीसरी चीज़ हमें एटीपी तो चाहिए ही चाहिए। तो जब ये तीनों चीज़ हमारे पास हो जाएगी, ध्यान सुना क्या होगा, जैसे ही Ca+2 यहाँ आके बाइंड करेगा तो अब कंडीशन कुछ चेंज होने वाली है। वो कैसे, देखो जैसे ही Ca+2 आके बाइंड करेगा तो कंडीशन चेंज हो जाएगी बच्चों अपने आप। अरे यार ये कलर कहाँ गया, देखो अब कंडीशन चेंज होने वाली है। कैसे, देखो ये देखो, ये देखो जी, अब जैसे ही बाइंड किया इसने Ca+2 ने, तो ये शिफ्ट हो गया कौन, ट्रोपोमायोसिन। कौन शिफ्ट हो गया, ट्रोपोमायोसिन। जैसे ही Ca+2 आके बाइंड करेगा टीपीसी के ऊपर, ट्रोपोमायोसिन शिफ्ट हो जाएगा, जिससे साथ के साथ ये तीनों के तीनों भी शिफ्ट हो जाएंगे। तीनों के तीनों कौन, देखो ये जो, ये देखो जी, ये शिफ्ट हो गया, और यहाँ पर ये थाई, और ये तीसरी चीज़ ये भी शिफ्ट हो गई, राइट। और यहाँ पर हमारा क्या बाइंड हो गया था बताओ, यहाँ पर हमारा कैल्शियम आके बाइंड कर गया था। तो जैसे ही ये शिफ्ट होगा, जैसे ही ये शिफ्ट होगा, तो बच्चा ध्यान सुनना, ये हमारा एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन है, इसको मौका मिल जाएगा भैया। इसको मौका मिलने का मतलब है इसके मजे हो गए। अब इसके मजे होने का मतलब है अब ये चुपचाप से यहाँ पे आके, ये लो जी, ये बाइंड कर गया कि नहीं कर गया बाइंड, देखो कर गया ना बाइंड, कर गया ना। इसने क्या बना लिया, इसने बना लिया क्रॉस ब्रिज, बना लिया इसने क्रॉस ब्रिज, राइट। क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन कर लिया। जैसे ही क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर ये जो एटीपीएज पर जो एटीपी बाइंड है ना, ये एटीपी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये कन्वर्ट होगा किसमें, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर, राइट। जैसे ही क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा, लेकिन याद रखना ये दोबारा से ये एडीपी दोबारा से क्या करेगा, हाई एनर्जी फॉस्फेट लेगा, कहीं से हाई एनर्जी फॉस्फेट लेगा, ठीक है, और दोबारा से ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें एटीपी चाहिए ना भाई। एटीपी बिना तो हम सोच भी नहीं सकते किसी तरह से मसल कॉन्ट्रैक्शन को, राइट। दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि भाई ध्यान से सुनना, क्वेश्चन यहाँ पे आता है, जैसे ही क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ, जो हमारा एटीपी है वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, और
तुरंत एटीपी जो है वो हाई एनर्जी फॉस्फेट को लेता है और एटीपी बना लेता है, राइट। तो यहाँ पर ये हाई एनर्जी फॉस्फेट प्रोवाइड कौन कर रहा है, दे कौन रहा है भाई, ये हाई एनर्जी फॉस्फेट। क्वेश्चन ये आ रहा है। तो भाई ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन सोर्स क्या है एनर्जी का, समझ पा रहे हो, सोर्स क्या है, ये हाई एनर्जी फॉस्फेट कहाँ से रहा है। तो भाई सोर्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन का सोर्स क्या है। तो पहला सोर्स क्या है, क्रिएटिनिन फॉस्फेट पहला सोर्स ही है। अब क्रिएटिनिन फॉस्फेट क्या करता है, क्रिएटिनिन फॉस्फेट कुछ नहीं करता भाई, ध्यान सुनना। क्रिएटिनिन फॉस्फेट ये क्या करता है, ध्यान सुनना। क्रिएटिनिन फॉस्फेट ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ये क्या करता है, क्रिएटिनिन काइनेज की प्रेजेंस के अंदर ये बनाता है क्या, ये बनाता है क्रिएटिन, ठीक है, प्लस हाई एनर्जी फॉस्फेट, ये दो चीज बनाता है। और ये हाई एनर्जी फॉस्फेट यहां पर जाता है और यहां जाकर ये दोबारा से एटीपी के साथ जुड़कर एटीपी बना लेता है और हमारा काम हो जाता है, राइट। तो पहला सोर्स तो क्या है बताओ, फर्स्ट सोर्स जो है ना मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो पहला सोर्स है, उस पहले सोर्स का नाम क्या बताओ, क्रिएटिनिन फॉस्फेट, याद रखना। अच्छा, दूसरा सोर्स क्या है, दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। बच्चों एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये सेकंड सोर्स है। और इस एनएरोबिक रेस्पिरेशन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। प्यारे बच्चों, लैक्टिक एसिड बनता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, राइट। जिससे हमारे मसल्स के अंदर, जिससे हमारे हाथ पैरों में दर्द होता है, राइट, जो शो करके जा रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस चल रही है। हम अभी आपको इतना ही बताएंगे कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन सेकंड सोर्स है किसका, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, राइट। सेकंड सोर्स कौन है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। पहला सोर्स क्या है, क्रिएटिनिन फॉस्फेट। और एक फाइनल चीज याद रख लो, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, जिससे हमारे हाथ पैरों में मसल्स में पेन होता है, दर्द होता है ना, जब आप भगते हो दौड़ते हो, हाथ पैरों में दर्द होता है ना, इसका मतलब आपके हाथ पैरों में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो चुका है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है मसल्स के अंदर। पहली चीज आपने पूरी कंप्लीट कर ली है, कौन, क्रिएटिनिन फॉस्फेट, जो नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर बनता है, वो बन के खत्म हो चुका है। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है अगर आप लगातार काम करते जा रहे हो तो, राइट। अब होता क्या है, आपने सुना होगा जिम के अंदर जो लोग जाते हैं वो एक प्रोटीन डब्बा साथ में लेके जाते हैं कि नहीं लेके जाते। तो उस डब्बे के अंदर होता क्या है, उस डब्बे के अंदर क्रिएटिनिन होता है प्यारे बच्चों, क्रिएटिनिन फॉस्फेट होता है उस डिब्बे के अंदर। वो क्रिएटिनिन फॉस्फेट क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को। लेकिन वो बेवकूफ जो है वो लेके जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि वो आगे जाके उनकी बॉडी के लिए हानिकारक है। कैसे, मैं बताता हूँ कैसे हार्मफुल है। देखो, जब क्रिएटिनिन फॉस्फेट बॉडी के अंदर हम लेते हैं तो क्रिएटिनिन फॉस्फेट को क्रिएटिनिन काइनेज किस में कन्वर्ट करता है, क्रिएटिनिन और हाई एनर्जी फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये जो रिएक्शन होती है, ये इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है, इस रिएक्शन के अंदर कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस बनते हैं जिनको हमारी किडनी क्या करती है, बॉडी से बाहर फेंकती है। देख, ध्यान सुनना, क्रिएटिनिन फॉस्फेट जब हम लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर तो कुछ हार्मफुल ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जिनको हमारी बॉडी नहीं रख सकती अंदर, तो वो बॉडी से बाहर फेंकती है उनको। तो भाई होता क्या है, जब सीधी सी बात है आप बाहर से क्रिएटिनिन फॉस्फेट लोगे तो आपकी किडनी के ऊपर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा ना, अरे लोड पड़ेगा, काम ज्यादा करना पड़ेगा किडनी को। तो उस कंडीशन के अंदर आपकी किडनी फेलियर का डर रह सकता है, आपकी किडनी फंक्शन लो हो जाएगा, राइट। समझ पा रहे हो भाई, किडनी पे ज्यादा लोड पड़ेगा, किडनी फंक्शन लो हो जाएगा, किडनी फेलियर का डर रह सकता है। तो याद रखना, जिन लोगों के अंदर क्रिएटिनिन जो होता है वो अगर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब आप सीधा ये भी बोल सकते हो कि उसकी किडनी सही से काम नहीं कर रही है, ये भी आप बोल सकते हो, राइट। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि क्रिएटिनिन फॉस्फेट जो होता है, भाई सीधी सी बात है, क्रिएटिनिन फॉस्फेट अगर आप बाहर से लोगे तो आपकी किडनी के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा, किडनी आपकी खराब हो सकती है। इसलिए जब भी जिम जाओ और आपको आपका जो जिम का ट्रेनर है वो सजेस्ट करे कि भाई मैं क्रिएटिनिन फॉस्फेट दे रहा हूँ, तो उससे क्लियर मना कर दो कि भाई मेरे को नहीं चाहिए, मेरी बॉडी नेचुरली बना लेगी तो ठीक है, अदरवाइज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं बनानी बॉडी, राइट, क्योंकि बुढ़ापा खराब होने वाला है फिर आपका, राइट। तो दूसरा, पहला तो क्रिएटिनिन फॉस्फेट, दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन, और तीसरी मैं बात करने जा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन। बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन की कहानी बहुत प्यारी है, और वो क्या है, ध्यान सुनो। एरोबिक रेस्पिरेशन किस कंडीशन में होगा, इन केस ऑफ रेड मसल फाइबर। अगर आपकी बॉडी के अंदर रेड मसल, अब अगर आप एथलीट हो, एथलीट जो होते हैं ना, जैसे विराट कोहली क्या है, एथलीट है, खिलाड़ी है, तो उसकी बॉडी के अंदर रेड मसल फाइबर डेवलप है, रेड मसल फाइबर उसने अपनी बॉडी के अंदर बना लिया, खेल खेल के, कूद के, एक्सरसाइज कर करके। तो रेड मसल फाइबर उसकी बॉडी में बन चुकी है, तो उसकी बॉडी के अंदर क्या होगा,
जो मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए जो सोर्स है, वो तीसरा सोर्स के तौर पे उसकी बॉडी में रेड मसल फाइबर है। उन रेड मसल फाइबर के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन चलेगा, जिससे कि उसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, राइट। तो इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा, इन केस ऑफ रेड मसल फाइबर। और रेड मसल फाइबर कहाँ प्रेजेंट होती है, विराट कोहली याद रख लो, विराट कोहली याद रख लो आप ना, समझ जाओगे। एथलीट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो याद रखना हमारे अंदर नहीं होगी, लेकिन याद रखना हम भी रेड मसल फाइबर हमारी बॉडी में डेवलप कर सकते हैं। अगर आप रोज रनिंग करो, रोज एक्सरसाइज करो, तो आपकी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल वाइट मसल फाइबर है वही रेड मसल फाइबर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे आपके बॉडी के अंदर भी एरोबिक रेस्पिरेशन चलना स्टार्ट हो जाता है और आप जल्दी नहीं थकते हो। जल्दी किसी चीज़ में आप थकते नहीं हो। आप देखते हो आपको रनिंग करने के लिए बोला जाता है, थोड़ी देर बाद में आप थक जाते हो, थक हार के बैठ जाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर सबसे पहले तो क्रिएटिनिन फॉस्फेट गया, मसल कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, रनिंग कर रहे हो तो। दूसरे नंबर पे आपका बॉडी के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन चलने का मतलब है लैक्टिक एसिड आपकी मसल्स में बन रहा है। लैक्टिक एसिड जब भी आपकी मसल्स में बनेगा, सीधी सी बात है, मसल्स में पेन होगा। जब मसल्स में पेन होगा तो आप वेट करोगे, दर्द होगा आपकी बॉडी के अंदर, तो आप रेस्ट करोगे। तो आप बोलोगे भाई मेरे तो दर्द हो रहा है बॉडी में। दर्द होने का मतलब यही है कि आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बन चुका है। अगर आप एथलीट होते तो जल्दी आप नहीं थकते, आप एक नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा वर्क एफिशिएंसी आपकी होती। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर रेड मसल फाइबर, आपकी बॉडी के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता। इसी के साथ बच्चों आज हम इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को इसी तरीके से प्यार देते रहिए और जो नई वीडियो आते हैं उसको भी शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल।